नमस्कार। आज का हमारा विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्याय 13वां, जो है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो इसमें हम जानेंगे कि अप्रत्याशित लेखन है क्या। सबसे पहले तो हम अप्रत्याशित का ही मतलब जो यहाँ पर जानेंगे, साथ ही साथ हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी कोई तकनीक है और किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए। साथ ही साथ आप किसी भी तरह का आपकी कोई क्वेरी रहे या आप प्रश्न उत्तर भी अगर इसके चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करूँगी। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस विषय की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है क्या। कि सबसे पहले अप्रत्याशित है क्या और उन विषयों पर लेखन क्या है। ठीक है, तो अप्रत्याशित यानी जिसकी कोई आशा ही ना हो, ऐसा लिखना जो ऑन द स्पॉट आपको मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो या क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते हो, तो एग्ज़ाम में अगर उनसे आ जाता है तो आप उनको अटैम्प्ट कर लेते हो। आपको पता होता है कि इस चैप्टर में से आएंगे, ये चैप्टर्स हमने पढ़ा है, ये सिलेबस में है। लेकिन कई बार हमें निबंध लिखने को आता है और हमें ऑन द स्पॉट कोई ना कोई टॉपिक मिलता है। ठीक है, तो हम उस पर जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें तर्क देने हैं, तथ्य प्रस्तुत करने हैं, तो वो तो अगर हमने पढ़ा है, जैसे स्त्री शिक्षा या कन्या भ्रूण हत्या, तो हमें उनके ऊपर जो होते हैं तथ्य देने होते हैं, रिकॉर्ड्स देने होते हैं, तो वो तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट मिलते हैं, जिस पे आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। तो वो होते अप्रत्याशित, यानी जिनकी कोई आशा ना हो। यानी ऐसे विषय जिनकी पूर्व में आशा भी ना की गई हो, उन पर लेखन कार्य करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। ये विषय पारंपरिक विषयों से हटकर नए होते हैं, थोड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं, इसलिए हर कोई इनसे कतराता है। पारंपरिक, फॉर एग्जांपल कोरोना वाला हम एक निबंध लिख लेते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, कहीं कोई डिबेट है, कुछ भी है, तो उसमें क्या है, हमें तथ्य देने, हमें रिकॉर्ड देने, कितने दिन का था, कितने साल था, क्या क्या इसके सिम्टम्स थे, क्या क्या इससे लोगों को परेशानी होती थी। तो ये तो आपको सारी चीज़ें मालूम है, तो ये आपको एक तरीके से रटी हुई चीज़ है, पता है। लेकिन कई टॉपिक ऐसे होते हैं ऑन द स्पॉट आपको लिखने को आ जाता है। ठीक है, जिसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। मान लीजिए आपके ऊपर आ गया, अगर मैं फूल होता, ठीक है, या अगर मैं कवि होता, तो ऐसे कोई विषय आ जाए जिसके बारे में आपने कभी आशा भी ना की हो, अपने बारे में कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा भी ना हो, अगर आपको वो लिखने को आ जाए, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। इनमें आपको अपने विचार लिखने होते हैं, आपको अपनी भाषा पर पकड़ जमानी होती है। तो इसलिए जो लोग होते हैं इनको लिखने से कतराते हैं और ज़्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्त का अभ्यास ही नहीं करते। दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके जो कहते हो प्रस्तुत कर देने की बुरी लत का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास या रियाज का मौका ही नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल से भी कोई डिबेट कंपटीशन के लिए कोई आपको टॉपिक दे दिया गया कि इन टॉपिक्स में से प्रिपेयर कर लो, तो आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, कंटेंट आपके सामने हो जाता है, 2-3 वेबसाइट्स पर जाते हो, आप 2-3 का मिला जुला एक मिक्सचर तैयार कर लेते हो। मतलब पकी पकाई खिचड़ी खाने की आदत हो जाती है। खुद से नहीं स्टार्ट करना, खुद से नहीं लिखना, अपने विचार नहीं प्रस्तुत करने भी है तो पूरा नहीं लिखना, कहीं से कुछ थोड़ा सा उठा लिया, थोड़ा सा खुद को कुछ याद आया, थोड़ा सा वो लिख लिया। तो ये होती है पक्की पकाई खिचड़ी खाने की आदत, यानी खुद से कोई आत्मनिर्भर होकर हार्ड वर्क नहीं करना। तो ये होता है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। आगे हम देखते हैं कि चिर परिचित विषयों पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। यानी हमें जो पहले से ही टॉपिक पता है उसके ऊपर हमें पहले से जो होता कंटेंट हमारे सामने होता है और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत तक नहीं उठाते, जैसे कि मैं अभी बात कर ही चुकी हूँ। मौलिक प्रयास यानी खुद की कोशिश, खुद के द्वारा लिखा गया एवं अभ्यास को बाधित करने वाली ये निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होती। और ये जो नेट पे, बुक्स पे डिपेंडेंट, टीचर्स पे डिपेंडेंट होने की आदत बन चुकी है, इसकी वजह से हमारी खुद की जो लिखने की अभिव्यक्ति होती है, खुद के अंदर जो हमारे स्किल्स होते हैं वो दब जाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें, यानी अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाएं। राइटिंग स्किल्स का मतलब ये नहीं है सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग सुधारें या भाषा पर कमांड में, अपनी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास
करें। अब आगे हम बात करेंगे कि ऐसे लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं उनकी संख्या जो है अपरिमित है। यानी जो अप्रत्याशित विषय है वो बहुत है। आपके सामने की दीवार, उस दीवार पर टंगी घड़ी, उस दीवार में बाहर की और खुलता झरोखा, कुछ भी उसका विषय हो सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है। आप खाली समय में भी आपको लग रहा है आपके पास समय है, आप स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है कोई होमवर्क नहीं है या आपको लर्न कर चुके हैं या आप अपने टाइम का यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को अपना आधार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अपरिमित है। या आप कुछ भी खुद भी सोच सकते हैं। ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं जिनमें आप खुलकर नहीं लिख सकते लेकिन कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री बहुत ज़रूरी है, शिक्षा इत्यादि। यानी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिनमें आपको तथ्य की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिनमें आपको रिकॉर्ड्स चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हो, फीमेल एजुकेशन की बात करो तो आपको रिकॉर्ड्स दिखाना चाहिए। पहले के टाइम में कैसी एजुकेशन थी, आज क्या चेंज हुआ है, आगे क्या सुधार हो सकता है, जिनमें फोकस चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। जितने विषय एक झटके में सुझा दिए गए, जाहिर है वो बहुत अलग अलग प्रकृति के हैं। और आपको जो जितने भी विषय आपको सुझाए गए हैं वो सब अलग अलग प्रकृति के, और इसलिए आपसे इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होगी। और ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग तरीके का कंटेंट है तो अलग अलग तरीके की डिमांड भी होगी। आपको अलग अलग तरीके से चीज़ों को लिखना होगा। कोई विषय आपकी तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, तार्किक यानी लॉजिक्स आपको देने हैं, तथ्य आपको देने हैं। कोई आपसे मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दें। यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम फीमेल फर्टिसाइड पर बात कर लेते हैं, तो फीमेल फर्टिसाइड पे हमें लॉजिक्स चाहिए, हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, हमें डेटा चाहिए। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें भी उनमें डालनी पड़ेगी। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया, उसको अच्छे से क्रम वाइज व्यवस्था अनुसार उसको शब्दों में ढाल दे। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए उसको प्रेरित करता है तो कोई अनुभव को। यानी कुछ यादों के आधार पर होता है और कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर। सैद्धांतिक नज़रिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है। यानी एक सिद्धांतिक जो तौर तरीका है उससे आपको जांचने परखने के लिए वो आपको बताता है। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल लेगा तो कभी यात्रा वृत्तांत की। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आप यादों को आधार बनाकर लिख रहे हैं तो वो कभी संस्मरण कहलाएगा। अगर आप यात्रा के आधार को बना रहे हैं कि आपने कोई ट्रैवल किया तो वो यात्रा वृत्तांत बन पड़ेगा, कहीं वो निबंध बन पड़ेगा। तो मतलब ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। तो इसलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे और उसे लेख कहेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे हम किसी एक पर्टिकुलर विधा के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको संस्मरण लिखना है, आपको यात्रा। ऑब्वियस ही बात है, यात्रा वृत्तांत है तो आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल कर चुके हो, उसको आप वृत्तांत लिख रहे हो। संस्मरण है तो आप संस्मरण का लिख रहे हो। नहीं, हम लेख की बात कर रहे हैं। लेख कैसा भी हो सकता है, लॉजिक्स वाला भी हो सकता है, फोकस वाला भी हो सकता है, या ऑन द स्पॉट आपकी सोच विचार पर हो सकता है। तो इसलिए हम इनको विधाओं में डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल लेख कहेंगे। अब सवाल है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो तो क्या करना चाहिए। और जब हमसे सवाल उठ खड़ा होता है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती हो तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो कहने की ज़रूरत नहीं कि लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना। ऑब्वियस ही बात है, लिखने का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, a² b² ये इज इक्वल टू ये, दिस इक्वेशन आ गई। लेकिन लिखने की भाषा, चाहे भाषा इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी हो, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। सब ठीक है, तो वो आपको कभी नहीं सिखाया जा सकता। आप जितना लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा वर्ड्स आपके। आज आप नॉर्मल फॉर एग्जांपल आप एक कोई ऐसे लिख रहे हो, अभी आपको उसका शुद्ध हिंदी मतलब नहीं पता, तो आप आज उसको इंग्लिश में लिख डालते हो। थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, शब्दों में आप घुसते जा रहे हो, तो आप उसको थोड़ा उर्दू फारसी में ले लेते हो। फिर ज़्यादा आप चीज़ों की नॉलेज ग्रहण कर लेते हो, ले लेते हो, तो आप उसको शुद्ध हिंदी में लिख डालते हो। तो इस चीज़ का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। ऑब्वियस ही बात है, उसमें कोडिंग करनी होती है तो हम उस फॉर्मूला को उसमें डाल देते हो, वो हमसे अच्छा लेखक होता। अब ये तो हमने जान ही लिया कि जैसे कि लेखन की कोई तकनीक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब ये जान लेते हैं कि लेखन करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लेखन में विषय दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता। जो टॉपिक होता है वो कोई रस्सी नहीं होता जिसमें हमें स्पेस मिला है तो हमें उसी को फॉलो करना, उसी पर चलना है, जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने की जोखिम नहीं उठा सकते। ठीक है,
तो ये बात की जा रही है अप्रत्याशित विषयों पर लिखने के लिए कि ये हमारे पास लिमिटेड, हमें ये नहीं कि हमें लिमिटेड सोचना है, लिमिटेड लिखना है, नहीं। इस पर क्या होता है कि ये तो एक खुले मैदान की तरह होता है जिसमें हम कहीं भी जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, ठीक है, हमारे पास पूरी छूट होती है। दरअसल दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं, यानी जो भी हमें विषय दिया गया है उस पर विचार करने से जो भी हमारे पास सार्थक यानी जिनके जो अर्थ हो, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी जिनका कोई मतलब हो, जो एकदम संगत हो। हाँ, अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले विषय मिलने पर, यानी जो ऐसे विषय कई बार हमें मिल जाते हैं जिनमें हमें डेटा देना है, फोकस रखना है, तो उसमें थोड़ा सा विचार प्रवाह हमें नियंत्रित रखना पड़ता है, अपने विचारों को कम और हमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स पर फोकस करना पड़ता है। इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर अगर हम, यानी जिन पर हम सब कुछ लिख सकते हैं, यानी जो ऐसे टॉपिक है जिन पर हम खुले तौर पर लिख सकते हैं, तो हमें शताधिक यानी 100 तरीकों से हम उस पर सोच सकते हैं, हम उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इसके ही अपोजिट जो ऐसे टॉपिक है जिनमें हमें फोकस करना है, जो किंचित केंद्रित है, जिनमें हमें ज़्यादातर लॉजिक्स पर फोकस करना है, तो उन पर हमें जो कोण होते हैं वो स्वाभाविक थोड़े कम होते हैं, शताधिक तो नहीं होते पर उन पर सोच विचार करने का थोड़ा कम तरीका होता है। लेकिन इतना तय है कि किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के जो जहन में है कई तरीकों से सोचने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो, ऑब्वियस सी बात है कुछ छात्र जो है वीडियो देख रहे हैं, कुछ को समझ आएगी, कुछ को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वो सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। कोई बच्चे एक बार में समझ जाएंगे, कई बच्चों को 2-3 वीडियोस देखनी पड़ेगी, कुछ बुक्स की भी हेल्प लेंगे, सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तो सबका अलग अलग जो होता है तरीका होता है। तो सबसे पहले 2-3 मिनट ठहर कर यह तय कर ले कि उनमें से किस कोण से उभरने वाले विचारों को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं, यानी जो विचार आपको लगा है कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको किस तरीके से आप और ज़्यादा विस्तृत कर सकते हैं। यह तय कर लेने के बाद आप एक आकर्षक सी यानी अट्रैक्टिव सी उसकी स्टार्टिंग करें। हाँ, ये ख्याल रहे कि शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी हो, यानी ये ना हो कि जो स्टार्टिंग है वो अट्रैक्टिव में ही आपका सारा फोकस रह जाए और वो कंटेंट से थोड़ी सी अलग हो जाए। जो उसका निर्वाह है, जो उसका कर्म है, जो उसको क्लियर करना है, वो उस चीज़ को क्लियर ना कर पाए। अब अगली ध्यान देने योग्य बातें ये है कि अभी हमने बात की थी विवेचन और विवरण, यानी विवेचन और विवरण सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है, यानी वो एप्रोप्रिएट भी हो, समझ भी हो, कंटेंट अपनी चीज़ को रिक्वायर्ड भी करता हो, समझा भी पा रहा हो, आपकी कई बातें ना सिर्फ आपस में जुड़ी हो बल्कि उनमें तालमेल भी हो। अगर आपकी 2 बातें आपस में एक दूसरे का खंडन करती है, यानी एक कुछ और कह रही है और दूसरी उसके अपोजिट जा रही है, तो ये लेखन का ही नहीं किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी चीज़ आपके ही कंट्रोल में नहीं है, आप ही अपनी चीज़ लेखन में एक बार कह रहे हैं हाँ ये चीज़ सही है, दूसरी आगे स्टेंजा में आप उसको अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं ये चीज़ गलत है या ये इस तरीके से नहीं हो सकती, तो आपकी जो विचार है वो ही एक दूसरे से जो है टकराहट उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अगली ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सामान्यतः निबंधों या आलेखों या प्रश्नोत्तरों में जहाँ मैं की शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहीं इस तरह के लेखन में मैं की आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार एक फीमेल फर्टिसाइड या महिला सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की, तो उसमें मैं की तो बात हो ही नहीं रही, उसमें मैं बार बार कह रही हूँ आपको रिकॉर्ड देना है पहले के टाइम में क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है, फर्दर फ्यूचर में क्या सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ तो मैं का प्रयोग हम नहीं कर सकते। चलो हम एक महिला है, हम अपना एक उदाहरण दे लिया तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस तरह के लेखन की, अप्रत्याशित लेखन की, तो उसमें हम मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आवाजाही जो यानी मैं शब्द का जो प्रयोग है बेरोक टोक चलता है। यह विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों की में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप हो गई, तो यानी हमें वो पढ़कर ही पता चलता है कि इसमें क्या होगा कि लेखक की छाप हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको 3 उदाहरण दे रखे हैं कि 3 उदाहरणों के माध्यम से यहाँ कवि ने जो है यहाँ जो लेखक किस तरीके से लेखक को लेख लिखा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एक दीवार घड़ी यानी दीवार पर लटकी घड़ी के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर
आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 विचारों को दिया गया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। बाकी के 2 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें पहला है दीवार घड़ी 1। उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियाँ टंगी हैं। 12 बजने ही वाले हैं। जो ही नायक कुछ कहना चाहता है और वह कुछ बड़ा ही मानीखेज है। घड़ियों की सुइयां 12 पर पहुंच जाती है और एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज़ उठने लगती है। अगले कुछ सेकंड तक ऐसा संगीतमय शोर गूंजता रहता है कि नायक हकला कर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील। नॉर्मल सा एक उदाहरण है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आपको पढ़कर ही समझ आ जाएगा। पेप की पहला इंसिडेंट ये है और उसी की स्मृति में एक दीवार घड़ी के साथ जुड़ जाते हैं कि ऐसी कई स्मृतियाँ दीवार घड़ी के साथ जुड़ी है। मेरे घर में जब पहली दीवार घड़ी खरीद कर आई और वही अभी तक आखिरी भी है, तो उसे टांगने की जुग्गत में पूरा घर जिस तरह लगा रहा, जुग्गत यानी कोशिश में, उसकी याद आते ही बेखास्ता हंसी छूट जाती है और अचानक ही हंसी आ जाती है। हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। हर कोई भवन शास्त्र में लेकर सौंदर्य शास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था। घड़ियाँ टंगनी चाहिए, नहीं वहाँ टंगनी चाहिए, कील ऐसे ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसे ठोकी जानी चाहिए, घड़ी हाथ की पहुँच में होनी चाहिए, नहीं पहुँच से बाहर होनी चाहिए। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रही और अंत में जब सर्वसम्मति किसी फॉर्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिशों के निशान छूट चुके थे। यानी 6 जगह छेद कर चुके थे ऑलरेडी, लेकिन वो कहीं और ही टंगी। अगली दीवार पर उन गड्ढों के भरे जाने तक दीवार घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चांद यानी सफ़ेद चांद की तरह स्थापित रही। चांद तो अब भी है, पर तारे नहीं रहे। यह चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्यवर्गीय घरों में पाया जाता है, यानी घड़ी। मेरी ही तरह उन घरों के बाशिंदों यानी घर में रहने वाले लोगों के मन में भी उसे लेकर कुछ ना कुछ यादें बसी होंगी। ये कितना अजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने की टकटकी लगा रहता है, वही स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है। तो ये एक उदाहरण यहाँ पर घड़ी का दिया गया है कि किस तरीके से एक दीवार घड़ी को लेकर अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। आप उदाहरण 2 और उदाहरण 3 भी आपकी बुक में मेंशन है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन उदाहरणों के बाद भी आपका ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। साथ ही साथ इन तीनों उदाहरणों के बारे में भी यहाँ शॉर्ट में बताया गया है कि पहले उदाहरण का क्या मतलब है, कि पहला उदाहरण जो है स्मृति पर आधारित है, दूसरे में जो है दार्शनिक मिजाज की बात की गई है, ठीक है, तीसरा जो है मुख्यतः अवलोकन आधारित है। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, लेकिन इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, कई तरीकों और कई मेथड की यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से आप अपने अप्रत्याशित लेखन को देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इससे आपकी जो मौलिक विचारधारा है उसका विकास होता है, भाषा में आपकी पकड़ आती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपको अप्रत्याशित लेखन को लिखने का एक प्रॉपर तरीका जो है यहाँ पर मालूम हो जाता है। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है, चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको आसानी से क्लियर होगा। उसके बाद भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए छात्रों, कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, चैनल को एक बूस्ट मिलता है। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यही कहूँगी अंत में, आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।